असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1 अगस्त 1920। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने की थी दोस्तों? राजा राम मोहन राय। ये प्रश्न हम आपको बता दें दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के पेपर से लिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन, ये पिछले दिन भी क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये है दोस्तों, क्रिकेट विश्व कप 1983 में टीम इंडिया के कप्तान कौन थे? ठीक है, कैप्टन कौन थे? तो आंसर होगा दोस्तों कपिल देव। ठीक है, 1983 में कौन कैप्टन थे दोस्तों जो विश्व कप हुआ था? कपिल देव। ठीक है, इनका नाम भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसका आंसर आप अभी याद कर लीजिए। क्वेश्चन है, एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? एटीएम जो आप लोग यूज करते हैं पैसे के लेन देन के लिए, तो आपको पता होना चाहिए एटीएम का फुल फॉर्म। ठीक है, तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या होता है दोस्तों? ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अभी याद कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और हम आपको बता दें दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर के पेपर से पूछा गया प्रश्न है। प्रीवियस ईयर के पेपर से भी ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो अच्छे से पेपर भी पूरा तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फुल फॉर्म से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया है दोस्तों, ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है? ईवीएम का तो आप नाम सुने ही होंगे ना, तो ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। प्रश्न है, बच्चों में रिकेट्स किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बच्चों में रिकेट्स दोस्तों जो होता है ना, बीमारी होती है, वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो आंसर होगा विटामिन डी, और कैल्शियम के कारण भी होता है। तो विटामिन पूछा है तो विटामिन डी बोलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, और एक बात और बता दूं, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं दोस्तों, समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर भी फटाफट कर दीजिए, फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप है। और जो नए स्टूडेंट हैं, अभी तक आप लोग दोस्तों हमसे नहीं जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को भी दोस्तों जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि रेलवे एनटीपीसी परीक्षा के लिए और ग्रुप डी परीक्षा के लिए हम जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो दे उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, इस चैनल से आपको बहुत लाभ मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिए, क्योंकि रेलवे एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन रिपीट भी कर हो सकता है ये प्रश्न फिर से आगामी किसी डेट में देखने को मिल जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा, सभी प्रश्नों को नोट जरूर किया करिए। प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु पूछा है दोस्तों, तो रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु 18 जून 1858 को हुई थी। ठीक है, जन्म भी याद रखिएगा दोस्तों, जन्म उनका कब हुआ था? 19 नवंबर दोस्तों, हम आपको बता दें 1828 को। कब हुआ था दोस्तों? 19 नवंबर 1828 को रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म हुआ था, और मृत्यु 18 जून 1858 को। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। ठीक है, हो सकता है किसी दिन जन्म पूछ ले। तो देखिए आठवां क्वेश्चन पूछा गया है कि दी गई समीकरण में, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक संख्या गायब है, यहीं पे बताना है कौन सी संख्या होगी, क्वेश्चन मार्क पे। ठीक है, तो देखिए पहले तो श्रृंखला की संख्या देखिए, 4, 10, 22, क्वेश्चन मार्क 94। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कैसे? देखिए 4 के बाद 10 है, अगर मैं बोलूं 2 गुना कर दीजिए और 2 जोड़ दीजिए, 4 गुना के 8, 2 जोड़ देंगे 10। फिर यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे भी क्या करिए, 2 गुना कर दीजिए और 2 जोड़ दीजिए, 10 गुना के 20, 20 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 22। इस प्रकार से, इसी प्रकार से यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, क्वेश्चन मार्क पे बताइए, 22 का 2 गुना करेंगे, क्या करेंगे? 2 गुना करेंगे और 2 जोड़ेंगे, 22 गुना के 44, 44 में दोस्तों 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 46, यानी इस क्वेश्चन मार्क पे क्या हो जाएगा दोस्तों? 46 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे? 46 से देखिए, 46 का 2 गुना करके 2 जोड़ेंगे तो देखेंगे क्या 94 आ रहा है, तो 46 का दोस्तों 2 गुना करेंगे तो 92 होगा, 92 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 94 हो जाएगा। 46 गुना के 92, 2 जोड़ेंगे 94, समझ रहे ना? यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा? 46, 46 होगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन इस टाइप का आया है, आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। क्रैश कोर्स अगर आप कंप्लीट कर लेंगे ना तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेंगे, आप बोलेंगे कि हाँ सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये है दोस्तों, बोल रहे हैं ध्यान दीजिएगा, पूनम विराट से किस प्रकार संबंधित है यदि वह उसे अपनी माँ के पिता की इकलौती पुत्री की इकलौती बहू बताता है। ठीक है, कौन बताता है? विराट। ठीक है, अब बताइए विराट की पूनम क्या लगेगी, इस प्रकार से पूछा है। तो अब देखिए क्वेश्चन कभी भी इस टाइप का है दोस्तों, ब्लड रिलेशन का, तो आप अपने से रिलेट करिएगा, तुरंत आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आप विराट हैं, ठीक है, कोई लड़की पूनम है, उसकी आप परिचय करा रहे हैं, क्या कह रहे हैं दोस्तों, यदि वह, यानी यदि वह उसे अपनी माँ के, मान लीजिए आप विराट हैं, आपकी माँ के पिता की इकलौती पुत्री, पिता के, देखिए आपके माँ की, मान लीजिए आप विराट है, ठीक है, आपके माता जी की, जो माता जी है, उनके पिताजी की इकलौती पुत्री कौन होगी? आपकी मम्मी होगी। समझ रहे ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ज्यादा नहीं। अपनी माँ के पिता की इकलौती पुत्री, अपनी मम्मी के पिताजी कौन होंगे? नाना। ठीक है, नाना जी की इकलौती पुत्री कौन होगी? एक ही पुत्री है, वो होगी आपकी मम्मी। इकलौती पुत्री की इकलौती बहू है, यानी एक ही बहू है, वो कौन है दोस्तों? उसकी बहू है। तो विराट की वो क्या लगेगी दोस्तों, बताइए? पत्नी लगेगी। पूनम क्या लगेगी? पत्नी। आंसर क्या होगा? पत्नी। एक बार और समझाता हूँ, कुछ नहीं करना है। मान लीजिए आप विराट है, बोल रहे यदि वह उसे अपनी माँ के पिता की इकलौती पुत्री, माँ के पिता की इकलौती पुत्री कौन होगी? माँ ही होगी। और माँ की दोस्तों इकलौती बहू है, मान लीजिए आपकी माँ की इकलौती एक ही बहू है, तो कौन होगी दोस्तों? आपकी पत्नी होगी ना। आंसर होगा पत्नी। बस कुछ भी नहीं करना है, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, डायग्राम को बनाने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे प्रश्नों को सेकंडों में आंसर दिया जाता है, बस अपने से रिलेट करके। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का आया है और इस टाइप के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। आसान तरीका बता रहा हूँ, पहले प्रश्न को कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा, अच्छे से समझिएगा। प्रश्न है, एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है, यदि वह उसे 2 गुने मूल्य पर बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो ज्यादातर स्टूडेंट ये सोचते हैं कि किसी वस्तु को किसी मूल्य पे बेचते हैं, ठीक है, किसी मूल्य पे बेचते हैं 20% का लाभ होता है, 2 गुने मूल्य पे बेचेंगे तो 20 गुना के 40% का लाभ होगा। डायरेक्ट 40% आंसर दे देते हैं, ऑप्शन में दिया भी रहता है और आंसर क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो ऐसे प्रश्न का आंसर नहीं देना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले समझने का प्रयास करिए। प्रश्न समझा रहा हूँ, पहले समझिए। देखिए प्रश्न बोल रहा है, एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर, मान लीजिए 100 रुपए की वस्तु है, हम उसे बेच रहे हैं कितने में? 120 में, ठीक है, तो 20% का लाभ हो रहा है, यानी 20 रुपए ज्यादा में बेच रहे हैं तभी तो 20% का लाभ होगा 100 पे, ठीक है, ऐसे समझिएगा। यदि वह उसके 2 गुना मूल्य पर बेचे, 120 है, इसका 2 गुना कर दीजिए, 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 240। 240 में बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? 100 रुपए की वस्तु है, 240 में बेच रहे हैं, तो लाभ कितने का होगा दोस्तों? 240 में से 100 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 140 रुपए का लाभ होगा। किस पे लाभ होगा दोस्तों? 100 रुपए पे लाभ होगा। परसेंटेज में पूछ रहा है, गुने 100, 100 से 100 कैंसिल, आंसर क्या हो जाएगा? 140% का लाभ। 40% का लाभ नहीं, 140% का लाभ होगा, क्योंकि मूल्य 2 गुना हो गया है। ध्यान दीजिएगा, आंसर होगा 140%। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेशियो का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। ऐसे प्रश्न हम आपको क्रैश कोर्स में भी कराए हैं और उससे पहले भी हम आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है, यदि a बराबर 2/3b और b बराबर 3/4c है तो a/c का मान कितना होगा? ये पूछ रहा है। कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। a बराबर 2/3b लिख रहा है ना, b उधर है गुने में तो बराबर किधर आएगा? तो भाग में हो जाएगा, यानी a बाई क्या हो जाएगा? b हो जाएगा, बराबर क्या होगा दोस्तों? 2/3। समझ रहे ना? b यहाँ पे अभी वाले देखिएगा, दूसरा b बराबर 3/4c है ना, तो b बराबर b बाई यहाँ c गुने में है, उधर आएगा, बराबर किधर आएगा तो क्या होगा? भाग में हो जाएगा, यानी b बाई सी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3/4 हो जाएगा। पूछ क्या रहा है दोस्तों? a/c पूछ रहा है, तो एक बार क्या करिए दोस्तों, यहाँ पे ऐसे करिए, a बाई b गुने b
3/c, ठीक है, बराबर 2/3 है और गुणे क्या कर लीजिए 3/4। बस अब यहाँ देखिए b से b कैंसिल हो जाएगा, a/c बच गया, यानी a/c बच गया। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, 1/2। यानी कहने का मतलब है ये a/b बराबर बचा क्या दोस्तों 1/2, यही बचा ना। तो a/b का मतलब क्या होता है दोस्तों a/b, यही सॉरी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे a/b नहीं है, यहाँ पे देखिए बचा क्या है दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ c बचा है, क्या बचा है c। तो a/c बराबर क्या होगा दोस्तों 1/2। a/c का मतलब क्या होगा दोस्तों a/c बराबर क्या होगा दोस्तों 1:2, यही आंसर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों 1:2 आंसर हो जाएगा, 1:2। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। रेशियो प्रपोर्शन से इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों डेली पूछे जा रहे हैं, हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। रेशियो प्रपोर्शन की दोस्तों हम पूरी क्लास लिए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से क्रैश कोर्स में कराए हैं, तो रेशियो प्रपोर्शन वाला वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चाहिए अभी हम देखते हैं दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन, रिवीजन के तौर पे फटाफट देख लीजिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जो स्टूडेंट देख लिए हैं एक बार और देख लें क्योंकि क्वेश्चन याद हो जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं शिफ्ट फर्स्ट में। शिफ्ट फर्स्ट में पहला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, तो बस 1958 में दोस्तों डीआरडीओ की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन पूछा गया है विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो ऑप्शन में इस टाइप से पहले ऑप्शन में था दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के पहले, दूसरे ऑप्शन में था दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, और तीसरे ऑप्शन में था कि द्वितीय विश्व युद्ध के पहले, और चौथे ऑप्शन में था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। तो आंसर होगा दोस्तों चौथा ऑप्शन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, यानी प्रश्न इस टाइप से विश्व युद्ध से रिलेटेड ऑप्शन दे दिया था। तो आपको पता होना चाहिए विश्व युद्ध भी कब हुआ था, यानी कि एक प्रश्न में ये दो प्रश्न पूछ लिया, ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व बैंक की स्थापना दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी, कब हुई थी 1944 में। आपको पता होना चाहिए 1944 में जब हुई थी तो उस टाइम पे द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 1945 के बीच चला, ठीक है, ये चला था ना 1939 से 1945 तक चला था। तो यहाँ पे समझिएगा तो 1944 में हुआ, तो ये क्या हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप समझ रहे होंगे और याद भी कर रहे होंगे। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाता है, आंसर याद रखिएगा एओ ह्यूम दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा है अरब सागर की रानी किसे कहते हैं, तो कोचीन को दोस्तों अरब सागर की रानी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं, तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, कौन कौन दोस्तों फोबोस और डेमोस, 2 मंगल ग्रह के उपग्रह है। काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न हमेशा रिपीट होता है, आप इसे भी दोस्तों अभी याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। क्या होता है दोस्तों पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है पीडीएफ का फुल फॉर्म, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे अभी याद कर लीजिए। और एक बात और बता दूं दोस्तों, कंप्यूटर से हर दिन हर शिफ्ट में दोस्तों 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जो कंप्यूटर के टॉप 30 क्वेश्चन है जो रेलवे में पिछले 15 वर्षों में बार बार पूछे गए हैं, उन प्रश्नों की वीडियो बना के दोस्तों हम नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, कमेंट बॉक्स में भी लिंक है, और दूसरे चैनल पे है, उस चैनल से भी आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। और उस पे मैंने भी आपको टॉप 50 फुल फॉर्म से रिलेटेड कंप्यूटर के जो होते हैं उसकी वीडियो प्रोवाइड की है, तो उसे भी देख लीजिएगा, ठीक है। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टॉप कंप्यूटर क्वेश्चन करके उस लिंक से आप लोग जाइए, चैनल से भी जरूर जुड़ जाइए और उस चैनल से अभी आप लोग लाभ जरूर उठाइए। रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे टॉपिक उस चैनल पे कवर कराए जा रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो है वो दोस्तों भारत का। ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार कराया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मलेरिया की दवा किस पौधे से प्राप्त होती है, तो आंसर होगा सिनकोना की छाल से, ठीक है, याद रखिएगा।